हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज चर्चा करेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की। यानी कि एक ऐसा शासक जो भरे दरबार में महिलाओं के वस्त्रों में घुसाता था, एक ऐसा शासक जो भरे दरबार में नग्न होकर आ जाता था, एक ऐसा शासक जो भरे दरबार में लड़कियों के साथ नृत्य करने लगता था। हम बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की। खिलजी वंश का अंतिम शासक जिसने खिलजी वंश की लुटिया डुबो दी। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस लेक्चर में। इस लेक्चर को पूरा देखिए, पूरा समझिए और इस लेक्चर से संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में है उन सारे प्रश्नों का समाधान इस लेक्चर से मिलेगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि जो भी इतिहास से संबंधित वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंच सकें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। देखिए, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो होता है उसकी शासन व्यवस्था केवल 4 वर्ष 4 माह तक चलती है। इसकी शासन व्यवस्था अव्यवस्था के रूप में फैली रहती है और इसने कुछ ही सालों में ये बता दिया था कि खिलजी वंश जो है वो अब डूबने वाला है। देखिए, ये उपाधि धारण करता है खलीफा अल लहकी, अल इमाम की और अल इजाम की। ठीक है, तुमको उपाधि याद रखनी है कि इसने 3 उपाधियां धारण की थी, खलीफा, अल लह, अल इमाम, अल इजाम। इसके बाद ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था। ठीक है, इसके द्वारा एक नीति अपनाई जाती है, क्षमा करो और भूल जाओ। यानी कि हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय जो कठोर नीतियां अपनाई गई थी, उसके द्वारा जो बाजार व्यवस्था लाई गई थी, इसने सारी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया और इसने अपने जेल में बंद जो कैदी थे उनको भी रिहा कर दिया। कहा आप लोग जाइए और अपना जीवन जिए। इसके बाद इसने एक महत्वपूर्ण काम किया था, पता नहीं वो काम महत्वपूर्ण था या इसका किया गया सबसे बेकार काम था। इसके द्वारा जो सैनिक होते हैं उनको 6 महीने पहले ही पेमेंट दे दिया कि भाई ये लो आपका पेमेंट और मौज करो। आप लोग सोचो जिनको 6 महीने का पेमेंट एडवांस में मिल जाएगा वो लोग रुकने वाले हैं सेना में? नहीं। तो इसने पहले से ही 6 माह का वेतन सैनिकों को दे दिया। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आती है, इसने जो बरांदू थे, आप लोग बरांदुओं को जानते हो, बरांदू बोलते हैं जो हिंदू थे पहले और बाद में मुसलमान बन गए। ठीक है, उनको बोलते हैं बरांदू। तो ये जो बरांदू थे इनके प्रति इसने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। इसका मतलब ये है जो ऐसे लोग थे उसके प्रति जो और शासकों का रुख होता था वो उनको नीचा मानते थे, इसका बिल्कुल ऐसा नहीं था। ठीक है, ये सबको समान दृष्टिकोण से मानता था। इसके बाद इसने क्या किया था, मलिक दिनार जो होता है उसको जफर खां की उपाधि दी थी। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि आखिर मलिक दिनार था कौन। देखिए, जो मलिक दिनार था ये अलाउद्दीन का सेनाई पील था। ठीक है, इसके शासनकाल में इसने क्या किया, इसको जफर खां की उपाधि दी। बर्नी ने एक बात बताई है इसके बारे में कि इसने क्या किया था, एक शेख थे जाम, शेख जाम, इनकी जो कृपा होती है उसकी कृपा के द्वारा ये गद्दी पर बैठता है। लेकिन अब शेख जाम कौन था, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर शेख जाम कौन था। तो शेख जाम जो था निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना होगा, तो निजामुद्दीन औलिया का ये शिष्य रहा था पहले। तो उसकी कृपा से जो है मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठता है। लेकिन बाद में क्या होता है, इसका निजामुद्दीन औलिया से क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, उससे टकराव हो जाता है और ये आदेश निकाल देता है कि शेख जो औलिया है वो खुद दरबार में आए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, उसको जबरन पकड़ के घसीट के दरबार में लाया जाएगा। ऐसा आदेश तक निकाल देता है ये निजामुद्दीन औलिया के विरुद्ध में। ठीक है, इससे इसकी काफ़ी बुराइयां होती है। इस्लाम जगत के जो लोग थे बोल रहे थे देखो इतने बड़े गुरु के बारे में क्या बोल रहा है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आदेश निकल गया तो निकल गया। इसने क्या किया, निजामुद्दीन औलिया के प्रभाव को कम करने के लिए जो शेख रुकनुद्दीन है इसको बुला लिया था मुल्तान से। ये मुल्तान से इसको क्या है, इसने कहा था कि आप आइए और हमारे यहाँ रहिए। तो शेख रुकनुद्दीन को इसने इनविटेशन भेजा था, बुलावा भेजा था। ठीक है, तो आपने समझा कि कैसे निजामुद्दीन औलिया को क्रिटिसाइज करता है, उसका अपमान करता है और उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए शेख रुकनुद्दीन को बुलाता है। ये तो यहाँ तक आदेश निकाल देता है कि निजामुद्दीन औलिया के पास कोई भी अगर पत्र आता है तो पहले मेरे पास लाया जाए, पहले मैं पढ़ूंगा उसे, उसमें क्या लिखा है
उसके बाद जो है वो दोबारा वहाँ पर पहुँचाया जाए। तो इतना ये बिल्कुल ऐसा था। आगे देखिए, इसकी अगर विजय अभियानों की बात करें तो विजय अभियानों में सबसे पहला आता है देवगिरी। ठीक है, देवगिरी का विजय अभियान, देवगिरी पर विजय अभियान में अलाउद्दीन के समय का भी मैंने विजय अभियान बताया था। लेकिन देवगिरी में क्या होता है, वहाँ का जो शासक होता है हरपाल देव, ये क्या करता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। उसने सोचा इतना नालायक शासक है तो क्यों ना हम स्वतंत्र घोषित कर लें, स्वयं को दिल्ली की जो राजनीतिक स्थिति उस समय थी उसका ये फायदा उठाता है। तो जब इस बात का पता चलता है मुबारक खिलजी को तो बड़ा नाराज होता है, और खुसरो खां था इसका नाम, ठीक है, खुसरो खां। तो खुसरो खां जो होता है वो क्या करता है, इसके साथ इस युद्ध अभियान पर जाता है। और दोनों इस युद्ध अभियान पर जाने से पहले जो दिल्ली की जिम्मेदारी है वो सौंप के जाते हैं मलिक यकलखी को। ठीक है, तो इन्होंने देवगिरी पर आक्रमण किया और देवगिरी का जो शासक था हरपाल देव, इसको क्या हुआ, मार दिया। ठीक है, और जो जिम्मेदारी थी वो यकलवी खां को सौंप दी जाती है। बाद में ये यकलवी खां भी क्या करता है, ये भी विद्रोह कर देता है, ये भी सोचता है कि मैं भी स्वतंत्र हो जाऊं। तो इसको भी क्या करते हैं ये लोग, अपदस्थ कर देते हैं, पद से हटा देते हैं। और उसके बाद जो नई जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो आयन उल मुल्क को सौंपी जाती है। ठीक है, तो आपको ये देवगिरी का विजय अभियान समझ में आया। उसके बाद बात करें हम तेलंगाना की। ठीक है, तेलंगाना पर भी बिल्कुल यही था। तेलंगाना का जो नेतृत्व जो होता है वो प्रताप रुद्र को दिया जाता है। प्रताप रुद्र के नेतृत्व में ये सब कुछ होता है। और प्रताप रुद्र जो होता है वो सामना नहीं कर पाता खुसरो खां का, और वो समझौता कर लेता है और बदले में भद्रकोट और 40 सोने की ईंटें। ठीक है, जब भी वारंगल आए तो वारंगल तेलंगाना में है। ठीक है, इसका याद रखना है। तो 40 सोने की ईंटें प्रतिवर्ष देने का वादा करता है कि मैं तुम्हारे दिल्ली के लिए 40 सोने की ईंटें दे दूंगा। इसने एक जिला भी दिया था और भद्रकोट का किला भी दिया था। तो ऐसे इसके ये संधि कर लेता है दिल्ली के सुल्तान के साथ। ठीक है, यह आक्रमण हुआ था खुसरो खां के साथ। अब क्या होता है, खुसरो खां जो होता है उसकी महत्वाकांक्षा जागने लगती है। उसका जो मन है वो इस विजय के बाद सोचता है कि मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ ऐसा करूं कि मुझे सत्ता हासिल हो जाए। तो ये क्या करता है, षड्यंत्र रचता है। किसके विरुद्ध, मुबारक खिलजी के विरुद्ध। इसके षड्यंत्र की भनक भी लग जाती है, लेकिन ये क्या करता है, झूठ साँच बोलकर उस बात को दबा देता है। और जिन लोगों ने सूचना दी थी उन्हीं पर क्या करता है, ये कार्रवाई करता है। अब देखिए, मैं तुमको बताना चाहता हूँ मुबारक खिलजी की हत्या करने के लिए, मुबारक खिलजी की हत्या, देखिए मुबारक खिलजी की हत्या के बिना खुसरो खां शासक नहीं बन सकता था। इसलिए उसने मुबारक खिलजी की हत्या करने का प्लान बनाया। अब उसके लिए उसको सैनिक चाहिए थे, तो उसने मुबारक खिलजी से बहाना बनाया कि मुझे एक नई सेना की आवश्यकता है। तो मुबारक खिलजी ने क्या किया, इसकी अनुमति दे दी। और इसने क्या किया, गुजरात के सैनिकों की एक नई सेना गठित की। क्यों, क्योंकि ये खुद ही कहाँ से था, गुजरात से था। आपको मालूम होना चाहिए कि जो खुसरो खां था ये गुजरात से था, और गुजरात में ये बरवारी जो होती है जाति उसका होता है। ये बाद में ये क्या करता है, इस्लाम कबूल कर लेता है। ये शुरू में दास था, लेकिन धीरे धीरे अपने सैनिक और सेनानायक और राजनीतिज्ञ कूटनीति से ये बड़े पद पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये गुजरात के सैनिकों की भर्ती करता है और मुबारक खिलजी से परमिशन ले लेता है कि मैं कभी भी क्या है महल में प्रवेश कर सकूं। और उसी का फ़ायदा उठाकर ये क्या करता है, 15 अप्रैल 1530 को, ठीक है, इसको महल कर लेना, महल, ठीक है, महल में घुस जाता है और उस पर आक्रमण कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। इस प्रकार मुबारक खिलजी होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और इस प्रकार खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है, उसकी हत्या हो जाती है और यह वंश क्या होता है, इसका द एंड होता है। ठीक है, तो हमने पूरे खिलजी वंश को समझा था। तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, और इस लेक्चर से संबंधित कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और ये जो वीडियो है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।